हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं परवीन कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो एग्ज़ाम 30 नवंबर 2020 को हुआ था, जो सेकेंड एग्ज़ाम नेट का हुआ था, जो तमिलनाडु और पांडुचेरी में क्राइसिस के वक्त हुआ था। ठीक है, तो एक जो प्रीवियस है वो 26 नवंबर को हुआ था, वो हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी सॉल्यूशन लीनियर अलजेब्रा की डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसमें हम लीनियर अलजेब्रा का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस इज इक्वल टू सेट u1 u2 u3 बी द सब्जेक्ट टू द नॉन जीरो वेक्टर्स इन Rn। ठीक है, ये एक्चुअली ये है u2 एंड अप टू सो ऑन un। ठीक है, बी द सब्जेक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर फ्रॉम Rn। नाउ कंसिडर द टू स्टेटमेंट। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमने उसने दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इफ़ S इज एन, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट इन Rn, ठीक है, देन UK इज एन UK, ठीक है, K की वैल्यू ले रखी है तो यहाँ पे N की वजह हम क्या ले लेते हैं UK। ठीक है, इज एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द u1 u2 UK n-1। ठीक है, मतलब u1 u2 UK तक है तो बोलता है कि UK है जो लास्ट का जो वेक्टर है वो इसके प्रीवियस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है अगर S है वो अगर LD है तो। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इफ़ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन Rn देन K मस्ट बी लेस देन N। ठीक है, K स्ट्रिक्टली लेस देन N होगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन को हम करते हैं। तो उसमें ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी और कौन सी फॉल्स होगी। ठीक है, ये चार ऑप्शन उसने दे रखे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट कौन से होते हैं। LI सेट हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। LI सेट क्या होता है कि मान लो U1, ठीक है, U2 UK, इनको हम LI कब बोलेंगे, जब इनके कोरस्पोंडिंग कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करे A1 U1 प्लस A2 U2 एंड अप टू सो ऑन AK UK इज इक्वल टू 0। सिर्फ हमारे पास अगर एक ही कॉम्बिनेशन हो इसको जीरो करने का कि A1 इज इक्वल टू A2 एंड अप टू सो ऑन AK इज इक्वल टू 0, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, LI सेट। एंड इफ एट लीस्ट वन ऑफ AK या फिर AN, ठीक है, AK इज नॉन जीरो देन दिस सेट इज LD। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अगर एक भी इसमें LD, एक भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट मिल गया, ठीक है, नॉट ऑल जीरो, एक हमें नॉन जीरो चाहिए, तो इस सेट को हम क्या बोल देंगे, LD बोल देंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट। तो इसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है उसमें बोलता है कि इफ S इज LI डिपेंडेंट इन सेट इन Rn। N को मैंने मान लो 3 ले लिया, तो अगर हम R³ की बात करें, ठीक है, तो इसमें मैंने सेट ले लिया S। ठीक है, LD बोल रहा है वो, तो मैंने ले लिया 1 0 0 2 0 0 और थर्ड ले लिया मैंने 0 1 0 या फिर 0 0 1, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो अब ये बोलता है कि देन सबसे पहले ये देखो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, LD सेट है। अगर कोई डेफिनेशन लगा के देखे तो A1 इंटू फर्स्ट, ठीक है, 1 0 0 प्लस A2 इंटू सेकेंड 2 0 0 प्लस A3 इंटू 0 1 0 इज इक्वल टू 0। इस कॉम्बिनेशन को हमने जीरो करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2A2 कोमा A3 कोमा 0 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हेयर A3 बिकम 0। ठीक है, इसको मैं 0 कोमा 0 कोमा 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से A3 की वैल्यू 0 और यहाँ से A1 इज इक्वल टू -2A2 आ गया। तो आप A2 की वैल्यू को नॉन जीरो ले लीजिए, वहाँ से A1 की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। और हमें ऊपर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एट लीस्ट एक हमारे पास क्या हो, नॉन जीरो। लेकिन इसमें तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी कांस्टेंट होंगे जो नॉन जीरो होंगे, और ये डेफिनेशन से किया है, बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो। तो अगर ये LD है तो पूरा सेट क्या हो जाएगा, LD। तो S हमारे पास क्या हो जाएगा, LD सेट है। ठीक है, इन R³। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है देन, ठीक है, देन UK इज एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 U। क्या मैं 0 1 0 को इन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। We cannot write 0 1 0 as a linear combination of 1 0 0
प्लस B2 2 0 0, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है, वो कभी भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज दैट 0 1 0 इज कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 एंड 2 0 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं सेकंड स्टेटमेंट को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में एस को क्या दिया हुआ है, हमारे पास Li दिया हुआ है, तो हम एक सेट Li कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है जो k की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली क्या होगी, लेस देन होगी n से, ठीक है। तो मान लिया हमने, लेट कर लिया, लेट s इज द फॉर r क्यूब पे ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। n की वैल्यू 3 ही ली हुई है हमने सेकंड स्टेटमेंट्स के लिए भी, तो इसके लिए मैंने कर लिया कंसीडर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये सेट कर लिया हमने। ये पता है अगर आप इसकी रो इक्लोन फॉर्म बनाओगे तो ये बनेगी 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसका जो 3 पिवट है तो हमारे पास ये सेट क्या हो जाएगा, Li। दिस इंप्लाइज दैट S इज Li सेट इन Rn, ठीक है। ये हमारे पास Li सेट हो जाएगा। तो इसमें देखो वेक्टर कितने लिए हैं मैंने, 3 लिए हैं, ठीक है। तो इसमें k1 k2 k3, तो इसमें k की वैल्यू कितनी है, 3 है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले रखी है, 3 है। तो यहाँ पे k तो किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 3, यानी k है वो स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है n के, ठीक है, फॉर दिस सेट S इन 3 एलिमेंट के लिए। लेकिन वो बोलता है देन k मस्ट बी लेस देन n, ठीक है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एज वेल एज सेकंड दोनों हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली आंसर नंबर 3। वैसे पार्ट बी का है तो इसका सॉरी सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक होगा, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसके आंसर गलत है, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो बनेगा थर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, let M be a 5x5 matrix with real entries such that the rank of M is 3. Consider the linear system Mx is equal to B. Then let the row reduced echelon form of the augmented matrix M comma B be denoted by the R. R is the representation of the augmented matrix M with including the B vector of 1 cross 5. Okay, so 5 cross 1. And let Ri colon denote the ith row of the R. मतलब Ri क्या डिनोट करती है, जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की है उसकी ith रो को डिनोट करती है। दिस इज द नोटेशन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, उसने ये यूज की है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। सपोज दैट द लीनियर सिस्टम एडमिट ए सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि वो हमारे पास उसका क्या है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और उसने 4 ऑप्शन में उसकी डिफरेंट रो दी हुई है कि इसकी ये रो हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे काउंटर एग्जाम्पल से। गिवन हमारे पास क्या है कि M मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस कितने की, 5 क्रॉस 5 की, और वहाँ से उसका रैंक कितना दे रखा है, रैंक ऑफ M है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं, और जो स्टार है ना इसमें ऑप्शन में स्टार है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ये एंट्री 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये 0 हो, ठीक है। तो इसलिए इनको उसने एंट्रीज को स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो हम यहाँ से हम मान लेते हैं M की रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, ठीक है, लेट रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म ऑफ M, ठीक है, वो हम मान लेते हैं, ये हमने मान ली, ठीक है, 1 0 0 0, सॉरी यहाँ पे स्टार लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्टार, ठीक है, 0 1 0 स्टार स्टार। स्टार का मतलब नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है। 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, 0 0 1 स्टार स्टार। अब देखो रैंक कितना है इसका, M का रैंक कितना है, 3 है। तो हम नीचे वाली रो है उन दोनों का क्या ले लेते हैं, 0 0 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या ले ली, 0 0। तो ये हमने मान ली M की इक्लोन फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि
आर क्या है, आर किसको डिनोट करती है, आर इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एम कोमा बी को डिनोट करती है, ठीक है। और गिवन है हमारे पास कि जो सिस्टम है एम एक्स इज इक्वल टू बी जो दे रखा है, वो दे रखा है सोल्यूशन एडमिट ए सोल्यूशन, ठीक है, एडमिट ए सोल्यूशन। और सोल्यूशन एडमिट करता है तो जो रैंक ऑफ एम है वो किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। और इसका नाम उसने क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो रैंक ऑफ आर ये है। अब हमें आर मैट्रिक्स बनानी है यहाँ से, तो आर हम बना सकते हैं। अब हमें मैट्रिक्स ऐसी बनानी है कि इनका रैंक इक्वल रहे। एम का रैंक कितना है, एम का रैंक 3 है, तो आर का रैंक भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। और ये जब इक्वल होते हैं तभी तो इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती है, तो वो कितना बनाना है, हमें 3 बनाना है। तो हमें जस्ट यहाँ पे एक बी वेक्टर और चाहिए, तो बी वेक्टर हमें ऐसे ऐड करना है कि उसका हमेशा सोल्यूशन रहे। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एंट्री होगी और इसके कोरस्पोंडिंग जो एंट्री होगी, मतलब 4th एंट्री होगी, 5th एंट्री होगी, उसको हमने 0 ही करना पड़ेगा, तभी तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये मैट्रिक्स आपने रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ले ली एम की, और यहाँ पे आपने बी की नॉन जीरो एंट्री ले ली, यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री ले ली, यानी स्टार ले लिया, तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो आर जो बनानी है हमें, आर ये बनानी है हमें 1 0 0, ठीक है, और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है। पहले तो हम m की ले लेते हैं, 0 1 0 स्टार स्टार, 0 0 1 स्टार स्टार, ठीक है, 0 0 0 0 0, और यहाँ पे ये भी सारी 0। अब हमें एक यहाँ पे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो वो बनानी है हमें, तो यहाँ पे हम स्टार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर स्टार ले लिया तो यहाँ पे इसका रैंक इक्वल नहीं रहेगा, रैंक भी इक्वल नहीं रहेगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो वी हैव टू मस्ट चूज दिस वैल्यू मस्ट बी 0। तो ये हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है आर की। अब जो ये जो डाटा है ये गिवन क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है सारा कुछ, ठीक है। m है, उसके रैंक 3 है, ये इसकी इक्लोन फॉर्म है, फिर हमने r बना दी, और ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इसके लिए सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर दिस r, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसकी जो फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो तो ये, थर्ड रो ये, फोर्थ रो ये, फिफ्थ रो ये, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका उसने ये दे रखा है, ठीक है, कि हम इस किसी भी रो लिखेंगे तो r ऑफ i कोमा कोलन लिखेंगे। तो ये बोलता है कि r3, तो मतलब इसकी थर्ड रो ये होगी, तो 1 2 3। हम इस क्वेश्चन को और भी टाइप से ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें इस एग्जाम्पल से कुछ जो ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, जो ऑप्शन बच जाएगा पार्ट बी का क्वेश्चन है वो इसका ट्रू हो जाएगा। तो देखो ये बोलता है कि जो इसका थर्ड जो है, थर्ड रो उसकी ये होगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, थर्ड रो तो 0 0 1 स्टार स्टार है, ठीक है। तो यहाँ से 0 1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड उसमें बोलता है कि इसकी फिफ्थ रो, ठीक है, तो फिफ्थ रो क्या है, सारी 0 है, लेकिन ये बोलता है इसमें 1 है और इसमें नॉन जीरो एंट्री है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में बोलता है कि इसकी जो फोर्थ रो है वो ये होगी, तो फोर्थ रो तो सारी 0 0 है, तो फोर्थ है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि इसकी फोर्थ और फिफ्थ रो मस्ट भी 0, ठीक है, वो 0 ही होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तभी तो ए का रैंक है वो 3 आएगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, रॉन्ग हो गया। और यहाँ से हम जो इसका जो बेसिकली प्रूफ जो रिजल्ट है वो फोर्थ बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा डाटा गिवन है, ये ऊपर वाले तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टार स्टार ये अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये कोई भी स्पेसिफिक काउंटर एग्जाम्पल मैंने इस क्वेश्चन के लिए लिया है। लेकिन जो यहाँ पे जो कंक्लूजन आएगा वो ये आएगा कि इसकी जो फिफ्थ और फोर्थ रो है वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। अगर यहाँ पे फिफ्थ रो की जगह यहाँ पे 0 0 0 दिया होता और पार्ट सी में क्वेश्चन होता है, इसका जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो दोनों ट्रू होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिस्कार्ड कर दिया अबाउट द काउंटर एग्जाम्पल दिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is our next question. The statement of the question is let A be a n cross n matrix of rank 1, ठीक है, जो A का रैंक है वो 1 दिया हुआ है, and let alpha is the determinant of the matrix I plus A where I is the identity matrix of order n cross n corresponding the order of matrix A, and let beta is the trace of matrix A, then which of the following statements is true, ठीक है। 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है और जो गिवन स्टेटमेंट्स में हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन दिया हुआ है। द फर्स्ट ऑप्शन इज सेज बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, द सेकंड ऑप्शन इज सेज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड सेज अल्फा लेस देन बीटा प्लस 1, एंड फोर्थ इज सेज अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा प्लस 1। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो फ्रॉम हियर
द मैट्रिक्स इज ए ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड रैंक ऑफ ए इज मस्ट बी 1, ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। सो फॉर आवर कन्वीनियंस लेट n इज इक्वल टू 1, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो A मैट्रिक्स बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, 1 क्रॉस 1 की। तो हमने एज्यूम कर ली जो A मैट्रिक्स है वो ये है, K को हमने नॉन जीरो ले लिया क्योंकि अगर K जीरो हो गया तो A का रैंक 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर A इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ली है और इसकी जो एंट्री है वो K ले ली, K मस्ट बी नॉन जीरो बिकॉज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, अल्फा इज द डेटर्मिनेंट ऑफ I प्लस A। तो यहाँ से हम डेटर्मिनेंट करेंगे अगर A प्लस I का, तो ये हो जाएगा K प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, तो यहाँ से हो जाएगा K प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास K प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रेस निकालने लग जाऊं, ट्रेस ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, के ही है, तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, के, और ट्रेस ऑफ ए को उसने क्या बोला है, बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई, के आ गई। तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो अल्फा इज इक्वल टू के प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, बीटा, बीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर n की वैल्यू 1 ली है तो यहाँ से हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो लेकिन हम इसको ट्रू नहीं करते, लेकिन इसको गलत कर सकते हैं, इसको गलत कर सकते हैं, इसको गलत कर सकते हैं, और जो हमारा आंसर है वो क्या आता है, सेकंड। अगर एग्जाम में है तो हम इतना करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करूँ, इफ वी टेक लेट n इज इक्वल टू 2 and rank of A is given to be 1, then the all minor, this implies that all minor of order greater than 1 आर 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए है वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो मान लेते हैं ए जो मैट्रिक्स है वो हमने ये मान ली ए बी सी डी, ठीक है, ये मान ली। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा बीटा की कैलकुलेट करें, यहाँ से जो ट्रेस है ए का वो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, ठीक है। Given that beta is the trace of A, तो for n is equal to 2, beta is equal to A plus D। और यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो अल्फा क्या है, डेटर्मिनेंट ऑफ I प्लस A, A और I को हम अगर ऐड करें तो ये जाएगा A प्लस 1 B C D प्लस 1। नाउ एक्सपेंडिंग दिस डेटर्मिनेंट वी फाइंड आउट दैट A प्लस 1 इंटू D प्लस 1 माइनस B इंटू C। तो ये हमारे पास हो जाएगा AD plus A plus D plus 1 minus BC, and from here the determinant of A is AD minus BC, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से determinant of A क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, AD minus BC is equal to 0, ठीक है, determinant of A is equal to 0, तो this quantity become 0। तो now यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा AD minus BC प्लस A प्लस D और प्लस 1, ठीक है। और ए डी माइनस 0 क्या है, 0, प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस डी की वैल्यू क्या है, बीटा, तो बीटा प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। तो बीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू 2 के लिए भी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो वहाँ से ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ तक भी हमें नहीं करना है तो हम एक फर्दर वैल्यू और कर सकते हैं कि n की वैल्यू हम 3 मानें। तो अगर n की वैल्यू 3 मानेंगे तो जो अल्फा विच इज द डेटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई, तो इसमें जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, सॉरी हाँ, डेटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए प्लस आई प्लस M11 प्लस M22 प्लस M33, ये आएगी, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। M11 इज M22 M33 as the cofactor, sorry, minor corresponding to the element A11 A22 A33 if we are taking matrix A as a 3 cross 3 order।
So from here the determinant of A is must be 0 because the all minor of greater than 1 must be 0. So determinant of A is equal to 0. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस ट्रेस ऑफ A को उसने क्या बोला है बीटा बोला है, और जो 1 से ज़्यादा माइनर वे सारे 0 होंगे तो ये भी 0 होंगे, तो प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 0, तो यहाँ से भी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी एंड सी बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ए और बी और सी में अलग अलग डिस्टिंक्ट, इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, इंटीजर्स दिए हुए हैं। इनके कोरस्पॉन्डिंग लेट ए बी द मैट्रिक्स विच इज गिवन टू बी दिस ए स्क्वायर ए की पावर 5 ए रेज टू पावर 11। सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली फॉर सी। एक ए मैट्रिक्स बनाई है उसने 3x3 ऑर्डर की, ठीक है। देन विच अमोंग द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रैंक्स ऑफ ए, ठीक है। रैंक का एक क्वेश्चन है, बोलता है कि पॉसिबल रैंक क्या क्या होंगे इसके, ठीक है। तो कम टू द सोल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो हम डिफरेंट केस लेके चलेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लिया रैंक ए का 0 है, ठीक है। अगर ए का रैंक 0 है तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स मस्ट बी 0 मैट्रिक्स। तो फॉर दिस वी हैव टू वैल्यू ऑफ ए इज मस्ट बी 0, बी मस्ट बी 0। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, ए एंड बी, सी एंड डिस्टिंक्ट इंटीजर हमें गिवन है A is not equal to B is not equal to C, ठीक है। सो फ्रॉम here दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो रैंक ऑफ A है वो नॉट इक्वल टू 0, वो रैंक A का 0 नहीं हो सकता है। लेकिन उसने बोला फोर्थ में 0, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड के लिए। हम मान लेते हैं कि लेट रैंक ऑफ A है वो हम 2 मान लेते हैं, सॉरी 1 मान लेते हैं। 0 हमने मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ से हम पिछले क्वेश्चन की तरह हैं, आल माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 must be 0 because we assuming the rank of A is 1. So from here the matrix become A is equal to A square A5 A11 B square B5 B11 C square C5 C11. So for this we assuming the minor of order 2 cross 2 ऑफ द एलिमेंट C11, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इसका माइनर निकाले तो ये रो छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, इज 0, तो वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। उसको हम बोल देंगे M33, ठीक है, ये बोल देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा डेटर्मिनेंट ऑफ, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो A स्क्वायर B स्क्वायर A की पावर 5 B की पावर 5 मस्ट भी 0 होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये होगा हमारे पास A स्क्वायर B की पावर 5 माइनस B स्क्वायर A की पावर 5 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन A स्क्वायर B स्क्वायर एंड हेयर B क्यूब माइनस A क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हम मान लेते हैं इसके लिए मान लेते हैं कि लेट A एंड B आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए, इस केस के लिए हमने A और B को डिस्टिंक्ट मान लिया, ठीक है, और नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो, ये तीनों चीज़ मान ली हमने। C कुछ भी हो सकता है, फिर C 0 हो सकता है, क्योंकि A और B डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो मान लिया तो C 0 हो सकता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है। A और B को हमने नॉन जीरो ऑलरेडी ले लिया यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज दैट B क्यूब माइनस A क्यूब मस्ट बी 0। सो फ्रॉम हेयर A इज इक्वल टू B। तो इसको 0 करने का तरीके क्या है, या तो A 0 हो नहीं ले सकते, B 0 हो नहीं ले सकते, ठीक है, और A और B को इक्वल भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने गिवन क्या है, डिस्टिंक्ट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से A इज इक्वल टू B आ गया। दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो A का जो रैंक है वो 1 भी पॉसिबल नहीं है, तो 1 भी पॉसिबल नहीं है, तो 1 इसमें इंक्लूड है, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं कि लेट
इसमें कुछ वैल्यू मान लेते हैं। लेट हमने मान लिया ए को -1, बी को 1 और सी को मैंने 0 मान लिया। तो जो मैट्रिक्स ए है वो क्या बन जाएगी, ठीक है, ए को -1 मानना है, -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 5 -1 और -1 की पावर 11 -1, फिर बी को 1 मानना है तो 1 की पावर कुछ नहीं है 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पे सी को 0 0 0 ये मान लिया। अब इसके लिए देखो किसी में पता है कि किसी मैट्रिक्स का अगर सारे कॉलम या सारी किसी भी कॉलम रोज के सारे एलिमेंट 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज मस्ट बी लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज 3। तो ए से छोटा रैंक हो सकता है। और अगर कोई बच्चा इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने लग जाए तो देखो C1 और C2, ठीक है, Li वेक्टर है तो यहाँ से जो ए का रैंक है वो कितना है 2 है, तो ए का रैंक तो 2 पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करना चाहे, देखो उसने बोला है विच अमोंग द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल बोल दिया तो रैंक ए का 2 पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि 3 है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ से सेकंड और थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, ठीक, यानी इसका रैंक 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है, ठीक है। एक तो हम यहाँ तक कर सकते हैं, एक हमने दिखा दिया कि ए मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 पॉसिबल है। 3 के लिए सी को नॉन जीरो ले लो, ठीक है, सी के लिए 3 नॉन जीरो ले लो और ऐसा ले लो कि जो ए का डिटरमिनेंट है वो 0 ना हो। तो इसके लिए मान लिया मैंने लेट एल्फ ए को तो मान लिया -1, बी को मान लिया 1 और सी को 1 नहीं मान सकते क्योंकि 1 मानने से ये Li हो जाएंगे, तो सी को मैंने 2 मान लिया। तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी 1 -1 -1 1 1 1 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 2 की पावर 5 32 और इट्स 2 की पावर 11 2048, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करोगे, अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो पक्का नॉन जीरो होगा, ठीक है, या फिर हम इसको रो इक्लोन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, पक्का क्या मिलेगी नॉन जीरो मिलेगा। तो यहाँ से जो ए का रैंक है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम एक मैट्रिक्स ऐसे बना दी ए टू द गिवन, और इसमें देखो तीनों डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, सी की 2 डिस्टिंक्ट है, ए की वैल्यू -1, बी की 1, सी की 0 डिस्टिंक्ट है। तो जो ए का रैंक है वो 2 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सेकंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो यहाँ से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे रॉन्ग इस कैलकुलेशन से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी ऑफ लिनियर अलजेब्रा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। तो उसने 4 फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ऑन द इंटरवल 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसने 4 क्या दिए हुए हैं ऑप्शन दिए हुए हैं। उनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इनर प्रोडक्ट बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। वी नो द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट, ए फंक्शन f इज एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम, ठीक है, फॉलोइंग 4 एक्सियम होते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है कि जो यू का इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो सेकंड है इसे में इंक्लूड कर देते हैं कि यू का इनर प्रोडक्ट 0 होगा इफ एंड ओनली इफ यू मस्ट बी 0, ये फर्स्ट एग्जाम होता है। सेकंड एग्जाम क्या होता है कि जो u, v है जो सिमिट्री होनी चाहिए v, u के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर u एंड v बिलोंगिंग टू द फंक्शन f, ठीक है, या फिर f। थर्ड होता है हमारे पास कि जो u, w है, ठीक है, v है, अगर इनका इनर प्रोडक्ट करें तो ये होगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v प्लस इनर प्रोडक्ट w, v, ठीक है, ये होता है। और फोर्थ एक्सियम जो होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सियम वो होता है अल्फा, u, v इज इक्वल टू अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ u, v फॉर एनी स्केलर अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास 4 एक्सियम होते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया उसने इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ जी इज इक्वल टू मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1
एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी का मोड। तो फॉर दिस हम इसको फोर्थ एक्सियम के लिए मान लेते हैं कि लेट अल्फा की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, अल्फा -1, u की वैल्यू हमने फंक्शन f ले ली, ठीक है, -1 इंटू एफ इंटू जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ -f, जी। तो ये जाएगा मोड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मोड दे रखा है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर हम अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ और जी कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस, इनर प्रोडक्ट एज इट इज, मोड ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं आए, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो जो ये फोर्थ कंडीशन है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा यू वी इज नॉट इक्वल टू अल्फा यू कोमा वी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या, फोर्थ एक्सियम है, फोर्थ एक्सियम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, हैंस फर्स्ट इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। सेकंड के लिए करें तो सेकंड के लिए भी हम यही कर सकते हैं, सेम का सेम। अगर अल्फा की वैल्यू लेट वी टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू -1, सो फ्रॉम हेयर द फोर्थ एक्सियम अगेन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ से हम करें तो सिंपल कैलकुलेशन से करें तो अगर हम अल्फा -1 इंटू एफ कोमन जी करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अगेन ये हमारे पास होगा 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ, माइनस करेंगे तो वो बाहर एडजस्ट हो जाएगा एफ टी जी टी और डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा इंटू एफ जी करें, इसका कैलकुलेट करें, अल्फा की वैल्यू -1 है, तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मोड ऑफ एफ टी जी टी का मोड डी टी। तो अभी भी ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फोर्थ एक्सियम अगेन डज नॉट सेटिस्फाई। तो फोर्थ सेकंड भी क्या नहीं बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। फिर थर्ड को चेक करें तो थर्ड के लिए हम मान लेते हैं कि जो फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, वो हमने मान लिया, जी ऑफ एक्स को छोड़ो, मैंने ये मान लिया, ठीक है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। जी कुछ भी हो सकता है, जी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान लो, क्योंकि हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा वो। अगर मैं यहाँ से एफ कोमा एफ, ठीक है, एफ कोमा एफ, इसका इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने लग जाऊँ तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 1, सॉरी एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 1। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 भी 0, एफ ऑफ 1 भी 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो देखो एफ ओ एफ 0 है, तो यहाँ से हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि इफ़ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू 0, यानी दिस इंप्लाइज दैट f मस्ट बी 0। लेकिन f को 0 फंक्शन थोड़ी है, हमारे पास तो ये 2 डिग्री पोलोमिल है, और f है f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स है, ये कॉन्टीन्यूस भी है, वो किस में, 0 to 1 में कॉन्टीन्यूस है, बिकॉज एवरी पोलोमिल इज कॉन्टीन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1 हैंस इफ वी टेक x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से f ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1/4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सियम है नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो थर्ड है ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ। और ये तुम्हें पता ही है कि जो सिंपल इंटीग्रेशन है दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई का, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट कोई सेटिस्फाई करवाने लग जाए तो फर्स्ट एफ एफ 0, बिकॉज, ठीक है, यहाँ से एफ एफ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ टी इज इक्वल टू 0। और जो मॉडुलस फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, और 0 to 1 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, ठीक है, और इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसने फर्स्ट एक्सियम सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड ऑप्शन में हमें पता है कि इंटीग्रेशन के हम अगर फंक्शन चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेकंड एक्सियम भी सेटिस्फाई। थर्ड ऑप्शन में पता है कि अगर इंटीग्रेशन है वो प्लस पे ओपन हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन भी सेटिस्फाई। फोर्थ ऑप्शन में भी हमारे पास पता है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जो हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाते हैं, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन फोर्थ एक्सियम भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट जो फोर्थ ऑप्शन उसने दे रखा है, सिंपल इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी इंटू जी टी मेक ए इनर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर
4th, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन थे हमने पार्ट बी के लीनियर अलजेब्रा के जो 30 नवंबर 2020 एग्ज़ाम जो तमिलनाडु और पांडुचेरी में हुआ था, वो हमने उसके लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सी के क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।